नमस्कार साथियों, मैं पवन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। देखो, जो हमारी संविधान निर्माण की जो सीरीज चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि संविधान का निर्माण के लिए जो अंग्रेजों ने पहली बार संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया वो था 8 अगस्त 1940 यानी अगस्त प्रस्ताव में किया। इसकी अध्यक्षता जो अगस्त प्रस्ताव था इसकी की थी निम्नलिखित लोगों ने। और ये जो युद्ध मंत्रिमंडल था, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके सदस्य थे। और अगस्त प्रस्ताव में प्रावधान था कि संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद किया जाएगा और इसमें अधिकांश लोग भारतीय होंगे, इसलिए अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद आया था क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव क्या आया था? क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव को भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। कब? 1942 में आया था। और किस लिए कर दिया? क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव में भी प्रावधान था कि युद्ध के बाद किया जाएगा। तो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में गांधी ने कहा कि यह अदिनांकित चेक है, या इसी को हम कहें पोस्ट डेटेड चेक। और इसी के बारे में नेहरू ने कहा कि यह टूटा हुआ चेक है। यानी गांधी जी ने कहा कि यह उस चेक के समान है जिसका बैंक क्या हो गया हो? दिवालिया हो गया हो। यानी दिवालिया बैंक का चेक है, क्योंकि युद्ध के बाद क्या पता तुम युद्ध में जीते या हारे या बचे या मरे, या तुम हमारी युद्ध के बाद हमारी शर्त को पूरा करेंगे। इसलिए गांधी ने अदिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक की इसे संज्ञा दी। इसमें एक प्रावधान ये भी था कि जो देशी रियासतें, राज्य हैं, वो भारत में शामिल हो सकते हैं, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। तो इसके बारे में सावरकर ने कहा कि भारत अंग्रेजों की बापोती नहीं है जो उसके वो टुकड़े कर सके। तो 2-3 फैक्ट याद रखना। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक, अदिनांकित चेक, नेहरू ने टूटा हुआ चेक, और सावरकर ने कहा कि जो भारत अंग्रेजों की बापोती नहीं है जो उसका विभाजन या टुकड़ा कर दे। इसके बाद हमने देखा कि हमारी संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन कब आया? तो ये आया था साहब 1940, 24 मार्च 1940 को आया। और 24 मार्च 1940 के बाद इसने 16 मई 1940 को अपनी योजना भारतीयों के सामने सार्वजनिक की। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे, जो कि ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य होंगे? तो इनकी सदस्यों की संख्या थी 296। देशी रियासतों से इनकी संख्या थी 93। देखो, अगर बात करें जो 296 थे वो कैसे कैसे थे? अगर ब्रिटिश भारत से सवाल आए तो आंसर क्या होगा? 296। और अगर कहें ब्रिटिश प्रांतों से, जो उस समय उनकी संख्या कितनी थी? 11। ब्रिटिश प्रांतों से इनकी संख्या कितनी थी? सदस्य कितने थे? 292। अगर कहें केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी प्रदेश तो कितने थे? 4। और ये 4 कहाँ से थे? तो याद रख लें, A, B, C, D। ए से अजमेर मेरवाड़ा, ये कहाँ पर है? अपने राजस्थान में ही है। यहाँ से कौन थे? तो यहाँ से जो सदस्य थे वो थे मुकुट बिहारी भार्गव। कौन थे? मुकुट बिहारी भार्गव। बी से बलूचिस्तान, ये वर्तमान में कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में।
सी से कुर्ग। कुर्ग मतलब अब कहां पर है वर्तमान में? कुर्ग कर्नाटक में। अगर बात करें डी मतलब दिल्ली, तो दिल्ली से थे देशबंधु गुप्त। देश बंधु गुप्त। इस तरीके से हमारे जो केंद्र शासित प्रदेशों या चीफ केंद्र प्रदेशों से कितने सदस्य थे? 4 सबसे एक एक था। और ये कौन कौन से थे? अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। इनको ABCD के रूप में याद रख सकते हैं। कैबिनेट मिशन को भी बताया था। कैबिनेट मिशन भारत के लिए क्या था? एक पास था। क्या था? पास। P से पैट्रिक लॉरेंस, A से AB अलेक्जेंडर और S से सर स्टीफन क्रिप्स, यानी इसमें 3 सदस्य थे। इसके बाद हमने देखा कि जो ब्रिटिश भारत से जो 296 सदस्य थे, इनका चुनाव हुआ था आनुपातिक एकल संक्रमणीय प्रक्रिया द्वारा। इनका चुनाव हुआ था। और जो देशी रियासतों से 93 सदस्य थे, इनको क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। और एक सदस्य था जो संविधान सभा का, वो 10 लाख की जनसंख्या पर लिया गया था, या 10 लाख का जनसंख्या का उनके लिए आधार माना गया था। इसी प्रकार से हमने देखा संविधान सभा के क्या हो गए? चुनाव। इसलिए संविधान सभा के कुछ सदस्य मनोनीत थे, कुछ सदस्य निर्वाचित थे। इसलिए संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत कहा जाता है। यानी संविधान सभा पूरी तरह सार्वभौमिक निर्वाचित नहीं थी। सार्वभौमिक का मतलब है जिसमें पूरी जनता संविधान सभा के सदस्यों को चुनती, तो वो सार्वभौमिक मताधिकार होता है। परंतु इस आधार पर ये नहीं चुने गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा का क्या हो गए? चुनाव हो गए जुलाई अगस्त 1946 में। तो संविधान सभा में 3 समुदाय से सदस्य लिए गए थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य जन। सामान्य जन का मतलब है हिंदू, हिंदू नहीं कहेंगे, मुस्लिम और सिखों को जो छोड़कर जो भी हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध जो भी बचते हैं, वो सारे सामान्य जन में आ गए। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कांग्रेस के संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो कांग्रेस के थे 208। कितने थे? कांग्रेस के जो संविधान सभा में सदस्य कितने निर्वाचित हो गए? 208। अगर बात करें मुस्लिम लीग, लीग के कितने सदस्य थे? इनकी संख्या थी 73। और इसके बाद अगर बात करें निर्दलीय कितने थे? निर्दलीय, तो इनकी संख्या थी 8। और छोटी छोटी पार्टियों से, अन्य छोटे छोटे दलों से, अन्य छोटे छोटे दलों से, तो इनकी संख्या थी 7। तो चुनाव कितने पे हुआ था? 296 पे। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 296। और जो देशी रियासतों से थे 93, इन पर चुनाव नहीं हुआ, इनको क्या किया गया? मनोनीत किया गया। तो जब मुस्लिम लीग को उसकी इच्छा के अनुसार सीट नहीं मिली, कांग्रेस से बहुत कम सीट मिली, तो वो असंतुष्ट हो गई और वो कहने लगी कि अब अपना कोई यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं है, जो कांग्रेस जैसा संविधान चाहेगी वो वैसा संविधान बनाएगी। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस अपने आप को हिंदू राष्ट्र की तरह संविधान बनाएगी, तो मुस्लिम लीग ने किसकी संविधान सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार। इसी रूप में संविधान सभा की क्या होती हैं? बैठकें होती हैं। क्या होती हैं? बैठकें। तो संविधान सभा की हम पढ़ेंगे अब बैठकें। तो संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक तो देखो, अगर हम बात करें कि जो संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, तो एक तो इसके अधिवेशन हुए थे, सत्र बोलते जिसे, तो थोड़ा सा हम पहले ये देख लेते हैं। तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन तो इनकी संख्या थी 12। अगर बात करें कि संविधान के निर्माण में कुल अधिवेशन, तो संविधान के
निर्माण में कुल अधिवेशन, जिन्हें सत्र भी बोलते हैं, कुल अधिवेशन कितने थे? 11। यानी संविधान के निर्माण में कितने हुए? संविधान सभा ने तो टोटल कितने अधिवेशन किए थे? 12। और संविधान के निर्माण में कितने? 11। अगर बात करें संविधान सभा की कुल बैठक, संविधान सभा की कुल बैठक, कुल बैठक, तो इनकी संख्या थी 166। कितनी थी? 166। अगर हम बात करें संविधान के निर्माण में कुल बैठक, संविधान के निर्माण में कुल बैठक, कुल बैठक 165। देखो यहां से एक पता लगता है कि संविधान के कुल अधिवेशन कितने हुए? 11। परंतु संविधान के निर्माण में कितने हुए? 11। यानी एक अधिवेशन संविधान निर्माण के बाद हुआ है। कब हुआ है? बाद। ऐसी संविधान सभा की कुल बैठक कितनी? 166। और बात करें तो निर्माण में कितनी बैठक? 165। इसका मतलब एक बैठक बाद में हुई है। देखो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। तो हम लेते हैं पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन कब हुआ? तो देखो दोस्तों, ये पहला अधिवेशन 9 दिसंबर को शुरू हुआ और 9 दिसंबर से 23 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 से 9 दिसंबर जो पहला अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। अगर बात करें इसका 11वां अधिवेशन, 11वां अधिवेशन तो ये शुरू हुआ 14 नवंबर से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अगर बात करें इसका 12वां अधिवेशन, 12वां अधिवेशन कब हुआ? तो देखो इसका 12वां अधिवेशन हुआ, वो हुआ 24 जनवरी 1950 को। देखो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक। इसका जो 11वां अधिवेशन था, कुल कितने हुए? 12। तो कब हुआ? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 का। इसका जो लास्ट 12वां अधिवेशन हुआ 24 जनवरी 1950 को। तो देखो दोस्तों, यानी जब पहला अधिवेशन, देखो अधिवेशन और बैठक में अंतर क्या है? जैसे अभी हमारा जो संसद है या विधानसभा का बजट सत्र चलेगा या बजट अधिवेशन चलेगा, तो अधिवेशन तो एक है परंतु इसमें बैठकें बहुत सारी होंगी। तो अधिवेशन या सत्र के अंतर्गत बहुत सारी बैठकें होती हैं। तो अंतर ये, अधिवेशन के अंदर कई बैठकें होती हैं। जैसे हमारा भी बजट सत्र चलेगा, स्टार्ट होगा फरवरी में, तो उसमें बहुत सारी बैठकें होंगी, जबकि नाम क्या है? सत्र एक है, केवल बजट सत्र। देखो दोस्तों, अगर जो 12वां अधिवेशन था कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। तो अभी तक हमने देखा कि भाई संविधान के कुल अधिवेशन कितने हुए? 12। परंतु बात आ रही है कि इसके निर्माण में कितने हुए? 11। क्योंकि जो संविधान का निर्माण था, संविधान का क्या था? निर्माण। वो निर्माण कब हो चुका था कंप्लीट? ये संविधान हमारा निर्माण कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण होने के बाद एक अधिवेशन अलग से हुआ 24 जनवरी 1950 को। तो निर्माण में कितने हुए? 11। और जो 11वें अधिवेशन की 26 नवंबर को जो बैठक थी, वो बैठक कौन सी थी? 165वीं बैठक थी। और जो 24 जनवरी को
संविधान निर्माण के बाद जो बैठक हुई, जो 12वां सत्र चल रहा था, वो बैठक कौन सी थी? तो बैठक थी 166वीं। कौन सी थी? 166वीं बैठक थी। यानी संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए? 11। बैठक कितनी हुई? 165। और इसका यानी जो कुल अधिवेशन कितने हुए? 12। और कुल बैठक कितनी हुई? 166। अब इस तरीके से संविधान सभा की क्या हुई? अधिवेशन हुए, बैठकें हुए। तो अब इस संविधान सभा की क्या देखते हैं? बैठकें देखते हैं, कैसे कैसे हुई, क्या क्या हुआ। देखो सर, तो हम लिखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। कुछ बैठकें इंपोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण है, उनको देखेंगे। बाकी 165 अपने काम की नहीं है। देखो दोस्तों, अगर बात करें पहली बैठक, तो पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? सवाल पहले तो ये है, कब हुई? तो जो बैठक हुई वो ही पहली 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को कहाँ हुई? स्थान कहाँ हुई? तो वो है सेंट्रल हॉल, जिसे आज सेंट्रल लाइब्रेरी भी बोलते हैं। सेंट्रल हॉल में हुई। टाइम कितने बजे? समय तो 11 बजे से स्टार्ट हुई, 11 बजे, और 11 बजे AM है, सुबह के 11 बजे। इस तरीके से संविधान सभा की क्या हुई? पहली बैठक हुई। जब पहली बैठक हुई तो देखो दोस्तों, ये मान के चलो हमारा सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के सदस्य बैठे हुए हैं, जो कितने हैं, यानी जो पहली बैठक में कुल कितने सदस्य आए? तो इसमें जो सदस्य हैं वो है 207। देखो अभी बताएंगे, अलग अलग आंसर मिलते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग। तो कितने सदस्य थे? 207। तो इसमें जो सेंट्रल हॉल में इसमें 207 सदस्य बैठे हुए, इनमें से एक JP कृपलानी हमारे सदस्य थे। तो JP कृपलानी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं इस संविधान सभा का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाता हूं। क्या बनाता हूं? अध्यक्ष बनाता हूं। तो जैसे ही सच्चिदानंद सिन्हा ने ये कहा कि जैसे ही JP कृपलानी ने, किसने कहा? JP कृपलानी जी ने कहा, इन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित करता हूं। जैसे ही इन्होंने कहा तो सभी लोगों ने बैठे हुए तालियां बजाई और उन्होंने कहा हम इनकी स्वीकृति करते हैं। तो पहली बैठक के जो अध्यक्ष थे, कौन थे? पहली बैठक के अध्यक्ष। तो देखो अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी। तो अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी पहली बैठक के जो अध्यक्ष बनाए वो कौन बनाए? अस्थायी अध्यक्ष बनाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब परंतु सवाल आता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्षता करने के लिए किसने प्रस्ताव रखा? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव JP कृपलानी ने रखा। देखो अब पहले कौन बोला? सब सदस्य बैठ के आगे बैठ गए, तो सबसे पहले बोला भी कौन? JP कृपलानी। इसलिए इसी कारण JP कृपलानी को संविधान सभा का
संविधान सभा का प्रथम प्रवक्ता कहा जाता है। यानी सबसे पहले जो बोले संविधान सभा में वो कौन बोले? जेपी कृपलानी। इन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए आहूत करता हूं या बुलाता हूं, और बाकी संविधान सभा के सदस्यों ने इनका क्या किया? स्वागत किया। तो इसलिए जेपी कृपलानी को संविधान सभा का प्रथम प्रवक्ता के रूप में संज्ञा दी जाती है। अब देखो कि अगर बात आती है कि इस सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया गया, तो पहली बात तो यह है कि ये सबसे वरिष्ठ थे। क्या थे? सबसे वरिष्ठ। वरिष्ठ का मतलब ये इससे नहीं है, वरिष्ठ का मतलब है कि वो कितनी बार चुनाव जीत के आ चुके हैं, राजनीतिक अनुभव कितना है। दूसरी बात, इन्होंने फ्रांस की तर्ज पर ऐसा किया, क्योंकि फ्रांस में भी जो संविधान सभा बनी थी तो उसकी पहली बैठक हो रही थी, तो उसके जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, कौन थे? सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उसको ही अध्यक्षता की गई थी। तो पहला तो यही है कि सवाल आता है कि सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की अध्यक्षता क्यों की? क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे, सीनियर थे। परंतु अगर ये ऑप्शन वो ना करके कि फ्रांस की तर्ज पर, तो दोनों ही आंसर सही हैं। ये सबसे वरिष्ठ भी थे और इनकी फ्रांस की तर्ज पर ऐसा किया गया था। और जो पहली बैठक हुई थी इसका मुस्लिम लीग ने क्या? बहिष्कार कर दिया। तो हम नोट डाल के लिखेंगे, पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार। ठीक है साहब, बहिष्कार कर दिया। अब बात आती है कि इस बैठक में हमारी संविधान सभा में तो 389 थे, 207 सदस्यों ने ही भाग क्यों लिया? और ध्यान रखना, कई जगह इसकी 211 मिलता है, परंतु जो ऑथेंटिक है वो आंसर क्या है इसका? 207 ही है। कई जगह कितना मिलता है? 211, परंतु 211 सही नहीं था। अगर आप संविधान सभा की पहली बैठक की जो हस्ताक्षर की है अंतिम रूप से, उसकी लिस्ट देखेंगे तो उसमें कितने लोगों के हस्ताक्षर हो रहे हैं? 207 लोगों के हस्ताक्षर हो रहे हैं। तो हमने देखा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? सेंट्रल हॉल, लाइब्रेरी भी बोलते हैं जैसे, सेंट्रल हॉल में हुई। टाइमिंग क्या था? तो 11 बजे। कई लड़के पूछते भाई टाइमिंग क्या था? तो 11 बजे से शुरू होती थी। जैसे अभी भी संसद की कार्रवाई देखें तो लगभग 11 बजे से ही शुरू होती है। तो पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। अब बात करें इसके अस्थायी अध्यक्ष या पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर बात करें कि सच्चिदानंद सिन्हा का अध्यक्षता करने के लिए प्रस्ताव किसने रखा? तो जेपी कृपलानी जी ने इनका प्रस्ताव रखा। इसी कारण जेपी कृपलानी जी को संविधान सभा का प्रथम प्रवक्ता की संज्ञा दी जाती है। अब हम बात, और पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया, इसलिए कुछ कार्य हुए नहीं। अगर हम बात करते हैं कि पहली बैठक में 207 सदस्यों ने ही भाग क्यों लिया, जबकि हमारे में तो कितने थे? 389 थे। यानी पहली बैठक में 207 सदस्यों ने क्यों ही भाग लिया, जबकि हमारे सदस्य तो कितने थे? 389। तो इसका कारण था, जैसे एक कारण तो मैंने अभी आपको बताया कि मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया। बहिष्कार के कारण, पहला कारण तो ये है। दूसरा अगर हम देखें इसका कारण, तो देखो दूसरा कारण है कि जो देशी रियासतें थीं जिनसे 93 सदस्य आने थे, उनमें से अधिकांश देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया। तो पहली बैठक का दूसरा कारण, 207 सदस्य आने का दूसरा कारण क्या था? देशी रियासतों ने, अधिकांश देशी रियासतों ने, अधिकांश देशी रियासतों ने
ने भाग नहीं लिया। देखो वैसे बहुत कारण थे, तो देखो अगर कई सवाल आता है कि क्या कारण था कि पहली बैठक में केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया 389 में से, तो पहला कारण तो ये हो जाएगा कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया। दूसरा कारण, अधिकांश जो देशी रियासत थी वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। जैसे अपना राजस्थान था, तो राजस्थान 1956 में जब एकीकरण होता है, जब भारत में मिलता है पूरी तरह, तो ये तो 46 की बात हो रही है, 10 साल पहले की। तो इस तरीके से देशी रियासतों ने भी संविधान सभा में कोई रुचि नहीं दिखाई, तो संविधान सभा की क्या हो गई, दूसरी बैठक हो गई साहब। अब बात करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक, दूसरी सेकंड मीटिंग, दूसरी बैठक, तो ये कब हुई, तो देखो 11 दिसंबर 1946 को। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दूसरी बैठक प्रथम बैठक से कितने दिन बाद हुई, तो लोग जवाब देंगे 2 दिन बाद। नहीं भाई, जैसे 9 दिसंबर है, ये 10 दिसंबर है, ये 11 है, तो केवल बीच में तो एक ही दिन था ना, तो एक दिन बाद हुई। कितने दिन बाद हुई, एक दिन बाद हुई। दूसरे दिन संविधान सभा ने कोई कार्य नहीं किया, मीटिंग नहीं की। अब बात करते हैं दूसरी बैठक में, तो हमने क्या बनाया, स्थायी अध्यक्ष बनाया। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसका भी प्रस्ताव किसने रखा, कृपलानी जी ने। इनका भी प्रस्ताव किसने रखा, जेपी कृपलानी। इनका भी प्रस्ताव जेपी कृपलानी ने रखा। अब संविधान सभा का अध्यक्ष के साथ साथ क्या चाहिए, स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे, स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष कौन थे अपनी संविधान सभा में, तो स्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे, देखो उपाध्यक्ष की बात करें, H.C. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, S.C. मुखर्जी। देखो इसमें 2 उपाध्यक्ष थे, दूसरा कौन थे, तो वे थे बीटी कृष्णाचारी। बीटी कृष्णाचारी। तो ध्यान रखना, संविधान सभा में उपाध्यक्ष कितने थे, 2, S.C. मुखर्जी, हरिश्चंद्र या हरीश कुमार मुखर्जी, दोनों नाम मिलते हैं, बीटी कृष्णाचारी। ये अब एक संवैधानिक सलाहकार बनाई गई। संवैधानिक सलाहकार, ये कौन थे, तो जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे साहब बी एन राव। कौन थे, बने सिंह नरसिंह राव। बी एन राव कौन थे, बी एन राव। देखो साहब, अगर बात करें कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव, तो हम देखते हैं दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका प्रस्ताव भी किसने रखा, जेपी कृपलानी जी ने रखा। इसके 2 उपाध्यक्ष थे, नंबर 1 और नंबर 2। पहले S.C. मुखर्जी, हरिश्चंद्र कुमार मुखर्जी, दूसरे बीटी कृष्णाचारी। अब थे संवैधानिक सलाहकार, यानी संविधान पर सलाह देने के लिए कौन थे, बी एन राव। ध्यान रखना, अब बी एन राव के बारे में देखो बहुत कुछ है जानने के लिए, थोड़ा बहुत हम देखते हैं। दूसरी बैठक हो रही थी, तो इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव। देखो साहब, बी एन राव थे, तो ये तो एक तो कौन थे, संवैधानिक सलाहकार। बी एन राव के बारे में हम पढ़ते हैं, बी एन राव। तो जो बी एन राव थे, एक तो कौन थे, संविधान
सभा के सलाहकार थे। दूसरे, ध्यान रखना, देखो जो भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया था, भारतीय संविधान का प्रारूप भी किसने बनाया था? बी.एन. राव ने। इन्होंने ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। और जो बी.एन. राव है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर के पीएम भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? पीएम। और सबसे बड़ी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से प्रथम न्यायाधीश थे, भारत की ओर से जाने वाले प्रथम न्यायाधीश थे। तो देखो, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो बी.एन. राव थे वो संवैधानिक कौन थे? सलाहकार थे। कौन थे? हमारी संविधान सभा के सलाहकार थे। इन्होंने ही भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट है, प्रारूप है, वो तैयार किया था। ये कलकत्ता हाई कोर्ट के क्या रहे थे? न्यायाधीश रह चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर के क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री। पहले जो रियासतें होती थी उनमें पीएम बोला जाता था। और बी.एन. राव ही भारत के पहले न्यायाधीश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या पहुंचे हैं? न्यायाधीश पहुंचे हैं। देखो, अगर ऐसे कहते हैं कि अगर मैं कहूं कि प्रारूप समिति का क्या कार्य था, अब लोग समझेंगे तो पहला ऑप्शन मिलेगा कि भारतीय संविधान का प्रारूप बनाना। देखो, ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय संविधान का प्रारूप भीमराव अंबेडकर ने या प्रारूप समिति ने नहीं बनाया था। प्रारूप समिति का तो केवल यही कार्य था कि बी.एन. राव द्वारा बनाए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करना। प्रारूप तो किसने बनाया था? बी.एन. राव ने बनाया था। और एक और बात, बर्मा, जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं, म्यांमार का भी संविधान का भी प्रारूप बी.एन. राव ने बनाया था। देखो कितनी बड़ी महान हस्ती है। तो बर्मा के संविधान का भी प्रारूप किसने बनाया था? बी.एन. राव ने बनाया था। तो ध्यान देना एक बात यह है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रारूप समिति, यानी प्रारूप समिति का कार्य क्या था? संविधान का प्रारूप बनाना नहीं था। प्रारूप समिति का कार्य था बी.एन. राव द्वारा बनाए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना, उसका एनालिसिस करना, उसकी छानबीन करना, क्या सही है क्या नहीं है, क्या क्या संशोधन हो सकते हैं। देखो, अगर यहीं से निकलता है, नोट में लिख लें, संविधान का प्रारूप या प्रथम प्रारूप भी कह सकते हैं, ड्राफ्ट प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था। प्रारूप समिति का कार्य बी.एन. राव द्वारा बनाए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करना।
अर्थात संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था, प्रारूप समिति ने नहीं, प्रारूप समिति ने नहीं। अभी समितियां देखेंगे तो जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने। प्रारूप समिति का जो कार्य था, यानी बी.एन. राव द्वारा बनाए गए प्रारूप पर क्या करना? विचार विमर्श करना। प्रारूप बनाना नहीं था, प्रारूप तो बी.एन. राव साहब ने बनाया था। तो ये देखा हमने। आगे हम देखते हैं संविधान सभा की कितनी बैठकें हो गई? 2 बैठकें हो गई। देखो साहब, तीसरी बैठक संविधान सभा की तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक कब हुई? पहला पॉइंट तो यही बनता है। कब? तो वही एक दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। देखो साहब, जो तीसरी बैठक हुई थी, इस दिन एक ही काम इंपॉर्टेंट था कि 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही थी, तो इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो क्या हुआ? यानी इस दिन मतलब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो देखो, उद्देश्य प्रस्ताव को नाम से ही समझ सकते हो कि हमारे संविधान का क्या क्या उद्देश्य होंगे, किस तरीके का संविधान होगा, उसके क्या लक्ष्य होंगे, किस तरह की हमारे भारत की प्रकृति होगी। इस तरीके से वो क्या रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसमें बात करें तो कितने अनुच्छेद थे? तो देखो, पूछा हुआ सवाल है कि जो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो उनकी संख्या थी 8। इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने की बात की गई। इसमें SC, ST व OBC के हितों को ध्यान में रखने की बात की गई। यानी जो SC, ST है, OBC है, उनके हितों को ध्यान रखेंगे, यानी उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने की बात की गई। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने की बात की गई। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था पंडित नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसमें कितने अनुच्छेद थे? 8। भारत को कैसा बनाने की? सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने की बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि जो समाज के जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, OBC, SC, ST, इनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इस तरह की बात इस उद्देश्य प्रस्ताव में की गई। इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा कब गया? 13 दिसंबर 1946 को। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार क्यों किया?
तो इस संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 में। लिखो, संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। देखो, संविधान सभा ने कब रखा गया था? ये 13 दिसंबर 1940 को। स्वीकार कब हुआ? तो ये स्वीकार हुआ था साहब 22 जनवरी 1947 को। देखो, अगर हम बात करें तो ये रखा कब गया? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकार कब किया? स्वीकार किया था इसे 22 जनवरी 1947। कई बुकों में 46 लिख रहा है मिसप्रिंट से। अब देखो, अगर इसे पूछे कि इस उद्देश्य प्रस्ताव पे कितने दिन चर्चा हुई, कितने दिन बैठकें हुई, तो इस पर 8 दिन बैठकें हुई। 8 दिन। अब कुछ लोग कहेंगे सर 13 से 22 तक तो बहुत सारे दिन होते हैं, तो इसका मतलब है इस बीच इस पर चर्चा नहीं हुई, इस बीच इस पर बैठकें नहीं हुई। देखो साहब, तो यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की उस समय कौन सी बैठक थी? तो तीसरी बैठक थी। और इस उद्देश्य प्रस्ताव पर कितने दिन चर्चा हुई? 8 दिन। और इसको संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1947 को। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप, इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप भारतीय संविधान की क्या बना? प्रस्तावना बना। वर्तमान भारतीय संविधान की क्या बना? प्रस्तावना बना। देखो साहब, यानी यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की क्या बना? प्रस्तावना बना। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमारी प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। यानी हम लिखेंगे यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। अर्थात वर्तमान प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों पर आधारित है। इसी कारण प्रस्तावना का जनक या पिता पंडित नेहरू को माना जाता है। यानी जो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा की तीसरी बैठक में, वही उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप भारतीय संविधान की क्या बना? प्रस्तावना बना। अर्थात जो प्रस्तावना है तो किनके विचारों पर आधारित है? नेहरू के विचारों पर आधारित है। इसलिए पंडित नेहरू को प्रस्तावना का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है साहब, हमारा क्या बन गया? संविधान बन रहा है, तीसरी बैठक हो रही है। इस तरह से संविधान सभा की क्या हो रही थी? बैठकें हो रही थी। और संविधान सभा ने अपने कार्यों को
करने के लिए अलग अलग क्या बनाई, अलग अलग कमेटी समितियों का गठन किया गया। क्या किया गया? गठन किया गया। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान की समितियां, और इसको हम देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।